नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी भी पिछले एग्ज़ाम में हो चुके हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए टोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके बताना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में। तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 फ़ारेनहाइट ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है। तो यहाँ पे बताना है कि एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जो इसमें इसकी प्रकृति के श्रेणी में नहीं आता है। तो यह आपका होता है स्थिर चुंबकीय बल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, फेम्टो का अर्थ है 10 की घात। तो यहाँ पे बताना है कि जो फेम्टो बराबर होता है वो 10 की घात कितनी होता है। तो यही होता है आपके -15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति द्वारा शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुणा किया जाता है। तो सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को हम वेग से गुणा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे 10 दोलन करती है तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 0.01, यानी 0.01 आवृत्ति ये आपकी हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। तो यहाँ पे बताना ऑप्शन में कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। तो यह आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर ऑप्शन वी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो यह आपके होता है 750। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन, तो इसको हम लोग यहीं पे टिक करेंगे। वैसे आपका होता है 746 वाट। ये आपको एग्जैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में हमें 750 दे रखा है, तो इसी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। तो आपको ये 4 टाइम दे रखे हैं ऑप्शन में। इसमें आपको बताना है कि जब आप खुले मैदान में खड़े होंगे तो आपकी किस समय परछाई सबसे छोटी बनेगी। तो ये आपकी बनेगी सही पे ठीक 12 बजे पे आपकी बिल्कुल सीधी बनेगी, क्योंकि 12 बजे जब हम लोग इस तरीके की घड़ी देखते हैं तो 12 बजे की टाइम कुछ यहाँ पे होता है, और इस समय आपकी मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं खड़े हैं, इधर नीचे साइड में कहीं खड़े हैं, तो इस तरह आपका जो शरीर है यहाँ से
तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं सूर्य रहा होगा, तो इस तरह आपके ये जो किरणें जो पड़ेंगी, ये सूर्य रहा होगा आपका बड़ा, तो यहाँ से किरणें आपकी एकदम सीधी पड़ेंगी यहाँ पे। तो इस तरह आपको ऐसे याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? तो यहाँ पे बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। राइट आंसर ऑप्शन वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह, तो ये 4 ऑप्शन रहे, आपको बताना है आगे क्या हो जाएगा। तो और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है कि चुम्बकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोग की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो यह आपके फैराडे और हेनरी ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार ये आपको दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को, या सीवी रमन जिसे हम लोग कहते हैं, वही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश किससे गुजरता है? तो यहाँ पे बताना है कि गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश किससे गुजरता है? तो यह आपके उत्क्रमणीय रूप से यह गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री सेल्सियस ये कितने केल्विन के बराबर हो जाएगा? यहाँ पे बताना आपको। तो यही आपके हो जाएगा 303 केल्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है, तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 5 किलोमीटर के बराबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी आंतरिक ऊर्जा की लगभग कितने जूल्स के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2 जूल्स के बराबर हो जाएगी। और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे गए हैं, चाहे एसएससी की हो और कोई भी क्वेश्चन हो, यही ना समझें आप कि यही इस एग्ज़ाम में आया, सिर्फ इन्हीं एग्ज़ाम में आएगा। तो क्वेश्चन यही होते हैं, रिपीट होके यही इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस तरह आपको ये इम्पोर्टेंट पढ़ के ही चलना, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे आपको साइंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये क्वेश्चन सेम यही रिपीट होते हैं। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करके ही पढ़ना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मोह एक पदार्थ की किसकी इकाई है? तो जो मोह होती है वो बताना है किसकी इकाई होती है। यह आपकी होती है चालकत्व की इकाई। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये 4 ऑप्शन में बताना है इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो यह आपका हो जाएगा अपवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है?
तो इन 4 ऑप्शन में बताना है ऊष्मा तरंगों के रूप में किसको जाना जाता है। तो यह आपका हो जाएगा अवरक्त तरंगें जो होती हैं इनको हम लोग ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है कि तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, परावैंगनी और इंफ्रारेड तरंगें शामिल होती हैं। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ये रहे इसके ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, विद्युत चुम्बकीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसके द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा माइकल फैराडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एसएससी CHSL 2019 यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए थे, आइए हम लोग वहाँ पे भी कवर करते हैं कि क्या क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुए थे। जैसे बात करें यहाँ पे, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हम लोग फ़ारेनहाइट में देखें तो ये हो जाएगा 76 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। तो यहाँ पे बताना है कि जो आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति होती है ये आपकी होती है 1498 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी तरफ खींचती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है। तो यहाँ पे बिजली का सबसे अच्छा चालक यहाँ पे या अच्छा चालक नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन, ये अच्छा चालक नहीं है। बाकी ग्रेफाइट ये भी हो जाएगा, तांबा ये भी हो जाएगा, चांदी ये भी हो जाएगी, लेकिन ब्रोमीन आपका ये अच्छा चालक नहीं है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं, ये हो जाएगा कैंडला। तो कैंडला से हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है। तो यह आपके बोलते हैं हम लोग फ्यूज। तो फ्यूज को ही हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यह विद्युतीय सुरक्षा उपकरण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। यहाँ पे बात हुई है वायु और जल प्रवाह दोनों की, यहाँ पे बात हुई है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉरियोलिस बल। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। तो यहाँ पे जो ठोस माध्यम होता है उसमें सबसे सर्वाधिक गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है कि स्पर्शानुवर्तन। तो आइए हम लोग और इसके ऑप्शन देखते हैं और आंसर देखते हैं। और यहाँ पे 3 ऑप्शन ये दे रखे हैं यहाँ पे कि सूर्यानुवर्तन और जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सूर्यानुवर्तन। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जी का मान क्या है
और जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। तो जी का मान हम सब लोग जानते हैं, ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन वी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे किसके रूप में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये थे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो ऊष्मागतिकी की तापमान की एसआई इकाई ये आपकी हो जाएगी केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किस या किन वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो हम सब लोग जानते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है? तो ऊष्मागतिकी का मूल एसआई मात्रक ये हो जाएगा आपका केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 1918 में इनमें से किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह आपके वैज्ञानिक थे मैक्स कार्ल अर्नस्ट गुडविन ब्लॉक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम प्रमात्रा यांत्रिकी गैलीलियो गैलीली। इसका यही दे रखा है गलत, बाद बाकी ये चारों सही हो जाएंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है आपकी अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे तापमान की बात करें, ये भी एक सदिश राशि है। आयतन ये भी सदिश राशि है। समय ये भी सदिश राशि है। और बलागोड़ यह है आपकी सदिश राशि। यहाँ पे अदिश राशि नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो तापमान है ये सभी हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो वल आगोड़ जो है ये आपका अदिश राशि नहीं है। बाद बाकी ये तीनों आपकी अदिश राशि हो जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति हम लोग मापते हैं, ये हर्ट्ज में मापते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो अब यहाँ से देखें हम लोग देखेंगे कि जो CGL 2019 का एग्ज़ाम हुआ थे और 19 से लेकर 20 तक जहाँ पे यह क्वेश्चन फिजिक्स में CGL में पुटअप हुए थे, हम लोग वहाँ से भी इनको पढ़ते हैं। किस तरह के CGL में क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भौतिकी का यहाँ पे पहला हो जाएगा कि भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी 2 गुनी हो जाती है तो उनके बीच बल और उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो यह किसका नियम था? यह आपका हो जाएगा कूलाम का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 में इसकी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे बताना न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यह आपके की थी जेम्स चैडविक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट्स के बराबर होता है। तो यही आपके होता है 746 वाट के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि किसके विस्तार या गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो यह होता है तापीय। तो तापीय विस्तार या गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है, ये किस देश के थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जो ओम का नियम तो होता है, ये तो हम लोग खूब जानते हैं, बट ये नहीं जानते हैं कि ये जो ओम साइंटिस्ट थे ये किस देश के थे या किस कंट्री के थे। तो ये आपके थे जर्मनी के। आज से इनको याद रखना है। तो ओम जो थे ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित जो घटना थी उसका नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं। तो ये आपका था हिम विवाह। इसका नाम हिम विवाह हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ विभिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। तो यह आपका था जीमैन प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतनों या आयतन में गुणों की संख्या समान होती है। तो यह कौन सा नियम आपका हो जाएगा। आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ये चार रहे। इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर आवोगाद्रो का नियम। तो जो आवोगाद्रो का नियम था यही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी। यदि दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी यदि उनको हम एक दूसरों पर 120 डिग्री पे अगर हम झुका के रखते हैं। मीन्स आपका 120 डिग्री लाइक इस तरह का आपसा हो जाएगा। तो ये दो दर्पण हैं, इनको अगर हम इस तरह झुका के रख दें तो इनकी कितनी छवियां बनेंगी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 3 छवियां यहाँ पे बन जाएंगी। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे बताना आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो पारा के रूप में हम लोग करते हैं गैल्वेस्टन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में किसका गलनांक अल्पतम होता है। अल्पतम मीन्स आपका हो जाएगा मिनिमम, बहुत कम। तो यह आपका होता है टिन का जो गलनांक होता है बहुत मिनिमम होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति ये है 2.0 डी और यहाँ डी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जो एक प्रकाशीय शक्ति ये दे रखी है, यहाँ पे जो डी इसमें दिया है, इसका डी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये पावर जो नापते हैं ये होती है डायोप्टर में नापते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है। तो यहाँ पे बताना है कि अपवर्तनांक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है, ये आपका होता है कनाडा बाल्सम। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है। तो यहाँ पे बताना है इसमें रोधक नहीं है। तो सूखा काराच ये भी आपका हो जाएगा, कांच ये भी हो जाएगा, एबोनाइट ये भी हो जाएगा, लेकिन आपका पारा है ये आपका रोधक नहीं है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला हो जाएगा कि बाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, एकदम सही बात है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये भी सही है। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण होता है, ये भी राइट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यही याद रखना कि जो पीतल होता है यह जस्ते और तांबे का मिश्रण होता है। और हमारा डी हो जाएगा कि दाब की तापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो यहाँ पे बताना है कि हवा में ध्वनि का वेग ये आपका होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन या रेटिंग के आधार पर प्रदान की जाती है। तो किसके आधार पर प्रदान की जाती है, ये विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है। तो जो फ्यूज लगा होता है यह विद्युत धारा के अकॉर्डिंग ये लगा होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि एसएससी सीपीयू में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हुए थे। उपग्रह को जब एक क्षार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा बल होता है। तो यह आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण यह कैसे रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं, आपके एक गति में नियंत्रित रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है। तो आपको बताना है कि जो समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित होता है, यह आपका होता है विस्थापन। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है, सदैव वेग सदैव वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है, ये आपको सही हो जाएगी और हमें गलत यहाँ पे बताना है। पिंड की चाल स्थिर रहती है, ये भी सही हो जाएगा। पिंड का वेग अनवरत परिवर्तित होता रहता है, ये भी सही हो जाएगा। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा उपकरण हो जाएगा, ये हो जाता है आपका धारा मापी गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, रेटिना का कार्य क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन छोटा ही दिया है, लेकिन आपका आंसर जो दे रखे हैं वो आपके काफ़ी लंबे चौड़े दे रखे हैं। तो आइए हम लोग इनको पढ़ते हैं एक एक करके। तो रेटिना का कार्य क्या है, ये ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश ग्राही जो फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संधारित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। तो यही आपका हो जाएगा रेटिना का कार्य। यही होता है कि किसी वस्तु को देखकर और माइंड को आगे रिप्लेस करना और माइंड उसको छवि को देखती है, पहुंचाती है मस्तिष्क के अंदर। तो रेटिना कार्य आपका यही हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर आपको ए हमें मिल गया यहीं पर। तो इस तरह आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, यह आपका कहलाता है संघनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना के दौरान क्या होता है। तो जब बादल होते हैं, जो गड़गड़ाहट होती है और आकाशीय तड़ित यानी जो बिजली की तड़ित, जब बिजली तड़कती है तो उस घटना के दौरान क्या होता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है। ए ऑप्शन की बात करें, आकाशीय तड़ित का पहले दिखाई देना या गड़गड़ाहट का पहले सुनाई देना बादलों की पृथ्वी के संदर्भ में दूरी और कोण पर निर्भर करेगा। तो क्या ये सही हो जाएगा? राइट आंसर इसका यही हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे ये गलत दे रखा है। वी हो जाएगा, आकाशीय तड़ित दिखने से पहले गड़गड़ाहट सुनाई देती है। आकाशीय तड़ित दिखने से पहले गड़गड़ाहट सुनाई देती है, ये एकदम गलत बात है ये भी। और यहाँ पे दे रखा है कि सी, गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। आप इसका चाहे एक्सपेरिमेंट लाइव कर सकते हैं। जब भी बादल हो आपके यहाँ पे, तो आप देखना किसी छाया में खड़े होके कहीं पे, लेकिन आपको पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है, और किसी छत के नीचे खड़े होके देखना है वहाँ पे कि सबसे पहले जब तड़ित बिजली और गड़गड़ाहट होती है तो दोनों में से सबसे पहले आपको क्या सुनाई या दिखाई पड़ता है। तो आप जब देखेंगे तो सबसे पहले आपको गड़गड़ाहट सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपको आकाशीय तड़ित जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली, वो पहले आपको नीचे एकदम दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद आपको गड़गड़ाहट सुनाई देगी। तो जब भी आपको लगे कि बिजली तेज कड़की एकदम, तब आप समझ लेना कि बादल तेज से गड़गड़ाहट होगी। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि स्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो यह आपके हो जाएगा भौतिक विज्ञान से। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपने किए भी होंगे। यदि कांच की एक बोतल को पानी से यहाँ पे पूर्ण भर दीजिए, फिर ढक्कन लगाने के बाद उसको सील करके फ्रीजर में या फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। अंततः बर्फ़ कांच की बोतल को फोड़ देगी, यही सही हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जान लीजिए आज से कि जब भी कांच की बोतल भरें आप, तो उसको कभी पूर्ण मत भरिए। जैसे मान लीजिए आपकी ये कांच की यहाँ से बोतल हो जाएगी, यहाँ से इस तरह, यहाँ से ऐसे, तो इसको आप यहाँ तक भरिए बस, और यहाँ पे इसको सील करके लगा के ढक्कन फ्रिज में रख दीजिए। तो इससे होता क्या है कि जब भी यह पानी जो अंदर होता है, यह जब आपका बर्फ़ बनेगा तो ये बचा हुआ आयतन यही घेर लेगा। तो इससे आपका बोतल सेफ रहेगी और फूटेगी या फटेगी नहीं। लेकिन आपको यहीं जब आप लास्ट तक भर देंगे, तो जब बर्फ़ बनेगा ये पानी, तो आपका ये आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ेगा तो ये बाहर निकलने लगेगा, और बाहर आपकी सील लगी हुई है, तो इस तरह आपकी बोतल ये एकदम फट जाएगी। तो यही इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, युगल विरोधाभास किसके साथ जुड़ा होता है। तो युगल विरोधाभास यह है आपके सापेक्षता का सिद्धांत के साथ जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे,
लैक्टोमीटर, जिसे हम लोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं। तो लैक्टोमीटर ये याद रखना कि दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं। और हाइड्रोमीटर ये तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह किसके सिद्धांत पर आधारित हैं? तो ये दोनों आपको बताना ये किसके सिद्धांत पर आधारित हैं आपके। यह आपके बने होते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो ये आपको ये याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे प्राथमिक बल नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे लंबाई की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पे लंबाई की एसआई हम लोग किस में मापते हैं, ये हो जाएगी मीटर में हम लोग लंबाई मापते हैं। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है यहाँ पे हाइनरिक रुडॉल्फ हर्ड ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि ये जो 3 उपकरण दे रखे हैं इनकी खोज किसने की थी। ये की थी हाइनरिक रुडोल्फ हर्ड ने इसकी खोज की थी। तो इस क्वेश्चन से ही आपका एक नया क्वेश्चन और आंसर मिल गया। तो उनके सम्मान में किसकी इकाई या आईएस इकाई को हर्ड के नाम से दिया गया था। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपके, ध्वनि और प्रकाश। आइए हम लोग और इसके ऑप्शन देखते हैं। और 2 ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे आवृत्ति और ऊष्मा। तो हर्ड जो होता है यह आवृत्ति का एक मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप से सबसे अधिक होता है। तो गलनांक जो है जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का जो शुद्ध रूप होता है इसका गलनांक इससे अधिक हो जाता है। तो यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप से सबसे अधिक होता है, यानी जब इसका शुद्ध रूप होगा तब इसका गलनांक सबसे अधिक होगा। तो यह धातु होती है आपकी टंगस्टन। अगला प्रश्न हमारा अब आगे के हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था यह है विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पिछले हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे किसकी पूछी गई थी, न्यूट्रॉन की। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। तो यह की थी आपके जे थॉमसन ने, और जेम्स चैडविक ने यह की थी आपकी न्यूट्रॉन। ये हम लोग ऊपर पढ़े थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आंसर में क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज, तो यह जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है। यानी आपको पूछा गया है कि जो पास्कल के नाम पर है, यानी किसका मात्रक पास्कल है, सीधा सीधा यही यहाँ पे पूछा गया है। तो यह जो दाब होता है इसका मात्रक आपका होता है पास्कल। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन वी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो यह भारत के वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि लेंस की एसआई यूनिट क्या है। तो जो लेंस की क्षमता हम लोग मापते हैं यह डायोप्टर से मापते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो यह आपके होते हैं 746 वाट। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन है।
या डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो यह आपके की थी डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? तो यहाँ पे बताया है कि जब एक छोर पे और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है और अब वो दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, तब यहाँ पे छवि और आकार कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहा आपका समान आकार, ऑप्शन बी है कम आकार। आइए और ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसके। और आपका यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है कि बढ़ा हुआ आकार, और ऑप्शन डी दे रखा है बिंदु आकार। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ा हुआ आकार हमें दिखाई देगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना या परिघटना के कारण होता है, या किस घटना पे आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क आउट कहीं कर लेना या नोट डाउन कर लेना। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो तारों का टिमटिमाना यह आपके अपरिवर्तन पे आधारित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? तो थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम यह बोलते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन वी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड जो रूल होता है आपका, में कौन सी अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड होता है, बायां हाथ हमारा, तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि वाम हस्त या लेफ्ट हैंड आपका कौन सा हो जाएगा? तो जो हमारा उल्टा वाला हाथ होता है यही आपका हो जाएगा। तो उल्टा हाथ हमारी इस तरह के कुछ उंगली बन जाएगी यहाँ पे, इस तरह का कुछ हमारा यहाँ पे ये हाथ हो जाएगा, इस तरह की यहाँ पे उंगली हो जाएगी, और ये आपका थंबनेल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मध्य उंगली होती है हमारी, जो लंबी होती है, वही आपकी विद्युत धारा को प्रेरित करती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि वे किसमें होती हैं? तो यहाँ पे बताना कि जब दो धातुएं टकराती हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वे आपकी होती हैं ध्वन्यात्मक होती हैं। उन क्या बोलते हैं ध्वनियों को? ध्वन्यात्मक। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, तो वेग यह आपकी होती है अदिश राशि, यह नहीं होगी। और कार्य, चूँकि यहाँ पे हमें सदिश राशि नहीं है बताना है, नहीं का मतलब है कि यहाँ पे एक आपकी दे रखी है अदिश राशि, बाकी तीन ऑप्शन सदिश राशि के हैं। तो यहाँ पे जो वेग होता है आपका यही सदिश राशि हो जाएगा, ये सही दे रखा है, और हमें गलत बताना है कार्य ये आपका होता है अदिश राशि। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। त्वरण, त्वरण आपका ये भी होता है सदिश राशि, बल ये भी होती है सदिश राशि। तो इस तरह इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा कार्य। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, मिनमाता अभिसमय पर किसके मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए? तो जो मिनमाता अभिसमय पर किसके मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, यह आपके पारा से निपटने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना कि ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो यह नहीं है आपकी नेचर। ध्वनि तरंग की विशेषता नेचर नहीं है, बाद में कि ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो यह आपकी भूतापीय ऊर्जा जो होती है यह समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। तो यह आपकी ठोस आइंस्टाइन संघनन कहते हैं, इस तरह ये याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, संवेग की एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे संवेग का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन बी है किलोग्राम प्रति सेकंड। आइए और ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन सी दे रखा है कि जूल, और ऑप्शन डी दे रखा है किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो जो ऑप्शन वी था इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको मार्क कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि एसआई इकाई का युग्म सही रूप से मेल खाता है। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन रहे, जिसमें आपकी एक भौतिक राशि है और एक उसकी मात्रक दे रखा है। तो यहाँ पे आपका सही बताना है कौन सा मात्रक किस इकाई का हो जाएगा। तो यहाँ पे वल, न्यूटन, तो यही आपका सही हो जाएगा। वल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। प्रेरकत्व मात्रक हेनरी, एकदम गलत। धारिता ओम, ये भी गलत हो जाएगा। शक्ति किलोग्राम, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वल, न्यूटन। अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पे, बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो यही हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो यह जो परिदर्शी होता है इसकी हेल्प से हम लोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक बताना है, यह आपका होता है जूल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भौतिक में हबल नियतांक क्या है। तो यहाँ पे बताना है हबल नियतांक क्या हो जाएगा। तो यही आपके माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है, यही आपकी हबल इकाई होती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मार्क आउट कर लेना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो जो चमगादड़ होते हैं रात के समय ये पराश्रव तरंगें उत्सर्जित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पराश्रव तरंगों की हेल्प से यही आगे बढ़ते हैं या इनको रात में दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है। तो कौन सा कान का भाग हो जाएगा, यह आपका होता है पिन्ना। तो पिन्ना नामक कान का भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह किससे चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराध्वनिक गति। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि रोगियों के दांतों के
बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जब हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने दांतों को दिखाने के लिए, तो वह एक प्रतिबिंब से हमारे दांतों को देखता है। तो वह उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, क्वेश्चन यह आपका पूछ रहा है। तो उसमें हमारा लगा होता है अवतल दर्पण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। और अगला प्रश्न हो जाएगा केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो जो केपलर का प्रथम नियम है उसको हम लोग दीर्घवृत्त इसके नाम से भी जानते हैं, इलिप्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिकी में यह आपके थे विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो रॉन्टजन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पहले दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे हो जाएगा किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो यह सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पे बताना है कि सिद्धांत कौन सा हो जाएगा। तो यह सिद्धांत आपका होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता या द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? तो यह नियम आपका हो जाएगा हेनरी का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान होते हैं? तो यह आपके होते हैं -40 डिग्री पे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं एसएससी CHSL 2018। तो 2018 और 19 में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन CHSL में पूछे गए थे, भौतिक से रिलेटेड या फिजिक्स से? आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। वाष्पीकरण और द्रव की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है? तो यहाँ पे बताना है वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को ये बोलते हैं आसवनीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें या किरणें हैं? आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सूक्ष्म तरंगें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें या परावैंगनी किरणें। तो इसमें जो गामा किरणें होती हैं यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया था? तो यह आपका पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित किया था, पतंग उड़ाने का आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि हर्ट्ज की किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? तो यह आपका अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, आवृत्ति का यह मात्रक होता है।
अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जब किसी तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे जो पास्कल का नियम होता है इसी घटना पे कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो जो तैराक होते हैं वो पानी में तैरते हैं, उनमें कौन सा बल मदद करता है उनके लिए? तो यह जो उत्प्लावन बल होता है यही उनके लिए हेल्प करता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, दबाव की इकाई क्या है या दाब की इकाई क्या है? यह आपकी होती है पास्कल। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह आपके 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह आपका होता है ओटोस्कोप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओटोस्कोप कान के पर्दे की जांच के लिए इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ये आपकी होती है ओम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, श्वेत पटल कॉर्निया। तो जो कॉर्निया होता है इसी से प्रवेश करती हैं। ऑप्शन वी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि गैस से जब बिजली गुजरती है, यानी किस गैस से बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है? यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपके रहे 4 ऑप्शन, तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए नियॉन। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तो यहाँ पे बताना 4 ऑप्शन में वह कौन सी प्रक्रिया है? तो जो संघनन प्रक्रिया है इसी में आपका जो जलवाष्प है ये तरल पानी में बदल जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला ये आपकी हो जाएंगी मैडम क्यूरी। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। तो यहाँ पे बताना रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी आपकी? तो वैक्यूरल ये आपकी हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की जो सीमा होती है यह आपकी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बराबर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे बताना कि तापमान की एसआई इकाई यह आपकी होती है केल्विन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? तो जो रडार होता है, रडार सिस्टम, उसमें तरंगें यूज होती हैं वो आपकी होती हैं सूक्ष्म तरंगें। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो
किसकी आवृत्तियाँ होती हैं? तो यह आपके हो जाएंगी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आपकी ये ध्वनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? तो यह आपका होता है द्विफोकसी लेंस, वाइकोफोकल लेंस का यूज करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है। तो यह आपका होता है एल्कोहल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग एक एक घंटे के स्लॉट में डेली एक वीडियो 1 घंटे में कवर करेंगे, और भी आगे के क्वेश्चन जो भी फिजिक्स के अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कई एग्जामों में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ये पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या भरमार है यहाँ पे। तो हम लोग डेली क्वेश्चन ये 1 घंटे के स्लॉट में कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है ये लाइक कर देना, नए आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।